जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको करवाएंगे टॉपिक वाइज केमिस्ट्री प्रैक्टिस क्लास, जो हमारे रेगुलर चल रही थी लेकिन बीच में गैप हो गया। मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, उसका रीज़न मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रहेगा, यानी कि बोल सकते हैं जो आवर्त का वर्गीकरण करवाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको करवाऊंगा तत्वों की गुणधर्म, जो तत्व होते हैं उनके गुणधर्म क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहीं से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है और ज़्यादातर इस टॉपिक से ही आपकी पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है इस टॉपिक पर। तो अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और अगर इसके क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इसमें जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो होंगे और मैं यहाँ पर केवल सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन से पढ़िएगा और यहाँ पर मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, उसे समझिएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा। आज यार गर्मी बहुत है क्योंकि आज लाइट नहीं आ रही है, तो विदाउट लाइट मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मेंडलीव की आवर्त पीरियड में आवर्तों की संख्या है। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने आवर्त थे, तो आवर्त क्या थे, 7 थे। इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, वहाँ पर आपको आवर्त सारणी मिल जाएगी। वहाँ से देख लेना जो लाइन्स क्षैतिज होती हैं यानी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड पीरियड, जो पीरियड कहलाती हैं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उनको हम लोग समूह कहते हैं या वर्ग कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर की बात करूं अगर मैं, तो उसमें लिखा है कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया, तो वो रखा गया सेवेंथ समूह में रखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7th समूह में रखा गया। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप वाइज रखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके रखते हैं। और हर एक ग्रुप को कोई ना कोई नाम जरूर दे देते हैं। जैसे कि पहले को क्षारीय धातुएं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातुएं, तीसरे को हम लोग और ग्रुप, फोर्थ को और ग्रुप, ऐसे करके डिवाइड करते चले जाते हैं। और जो 7वां ग्रुप होता है उसको हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 7वां, मतलब हाइड्रोजन 7वें ग्रुप में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देख लीजिएगा। यहाँ से आपको शायद दिख रहा है या नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर इस साइड क्या करूंगा, आपको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसकी हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता कितनी हो जाएगी। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चंस को वहां से रीड करिए, मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए नाइट्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आपको पता होगा 7N होता है। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5 आ जाएगा। और जब 5 आ जाएगा तो हमने आपको रूल बताया था, 5 आ जाए तो 8 - 5 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप देख लेना, मैं क्वेश्चन को इधर ही करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए इधर से देखिए, इधर से आपको साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अष्टक नियम का प्रतिपादित जो वैज्ञानिक, यानी कि जो अष्टक नियम जो था उसको जिसने खोजा था उनका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता क्या है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग क्या करते हैं तत्वों को, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक या उनके परमाणु भार बोल सकते हो, कि तत्वों को न्यूलैंड्स का अष्टक नियम अगर ज़्यादा ब्रीफली बात करें तो जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्या करते हैं बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं, तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है। उसके रासायनिक और भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। आप रखकर देख लीजिएगा, जैसे कि आपने लिथियम ले लिया और लिथियम से फिर आगे 8 तत्व रख लीजिए, तो अगले 8वां तत्व हमको सोडियम मिलेगा। तो सोडियम और लिथियम जो है एक दूसरे के एकदम समान ही रहेंगे, इसके जो रासायनिक गुण होंगे वो उस पर भी फॉलो हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली समान होते हैं। तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम होता है। आई होप समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि सोडियम को रखा गया है और पोटेशियम के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिएगा। 6 कह रहा है, मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और मैं उनको सोल्यूशन करवा रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूछ रहा है कि यूरेनियम सदस्य किसका है। तो मैं बता दूं, यूरेनियम जो है वो एक्टिनाइड श्रेणी में आता है। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व हमारे जो होते हैं वो एक्टिनाइड और मतलब एक्टिनाइड होते हैं और लेंथेनाइड भी होते हैं।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा आपको एफ ब्लॉक के बारे में बता दूं, जो एफ ब्लॉक होता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो लेंथेनाइड भी होते हैं, एक्टेनाइड भी होते हैं। तो 14 तत्व होते हैं उनमें, ऐसे करके बना होता है। मतलब एक साइड में क्या होता है, लेंथेनाइड होते हैं इधर, और इधर क्या होते हैं, इस वाले में जितने भी 14 तत्व हैं वो क्या हैं, लेंथेनाइड हैं, और इस वाले में जितने मतलब 14 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, एक्टिनाइड हैं। तो इधर जो होता है, इधर जो एलिमेंट शुरू होते हैं वो कितने होते हैं, 14, इधर भी 14, यानी कि ओवरऑल जो हमारे फलक के एलिमेंट हैं कितने हैं, 28 हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर पूछ लिया जाता है कि एस ब्लॉक के ओवरऑल तत्व कितने हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। आप बताइए, शायद 17 होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, सॉरी एस ब्लॉक में जो ओवरऑल एलिमेंट होते हैं वो 17 होते हैं। आप एक बार उनको याद कर लीजिएगा, सर्च करिएगा गूगल पर मेंडलीफ की आवास सारणी, वहाँ से इनको देख लेना कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो इसमें 18 है। ठीक है, मेंडलीफ ने 9 बताई थी, लेकिन जो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी आई थी उन्होंने उसमें 18 बताया है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिएगा, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, डिफाइन भी कर देता हूँ, क्योंकि बाएं से दाएं जैसे जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें बाएं से दाएं या टॉप टू बॉटम, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं या फिर बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या क्या परिवर्तन होता है एलिमेंट्स में, तो मैं आपको बता दूं। चलिए यहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ कि अगर हम लोग, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, चलिए ऐसे, अगर हम लोग ऐसे जाते हैं यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, जो परमाणु त्रिज्या होती है, यानी कि जो रेडियस होती है हमारी, रेडियस, देखिए मैं यहाँ से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट बात ही बताऊँगा। जो रेडियस होती है, रेडियस वो क्या होती है, घटती है, रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये ध्यान रखना, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियस डिक्रीज कर जाती है। और रेडियस डिक्रीज क्यों कर जाती है, इसका रीज़न क्या है, जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ जाता है। तो नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है। देखिए बढ़ता क्या क्या है उस पर फोकस करेंगे। अब अगर रेडियस डिक्रीज कर गई तो क्या क्या बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, यानी NC क्या होगा, बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद में देखिएगा आयनन विभव, जो आयनन विभव होता है ना, आयनिक पोटेंशियल बोल सकते हो, आयनन विभव जो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि जो P होता है विभव वो भी बढ़ जाता है। एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो भी बढ़ जाती है। विद्युत ऋणात्मकता वो भी बढ़ जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। ये लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसमें बढ़ जाती है। और क्या बढ़ जाता है, आध्यात्मिक लक्षण, जो आध्यात्मिक मतलब जो नॉन मेटेलिक जो होता है उसका जो लक्षण होता है, गुण, वो भी बढ़ जाता है। तो बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक, ठीक, प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी इसमें बढ़ जाती है, यानी कि आध्यात्मिक लक्षण भी इसमें बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें, हाँ, तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए घटता क्या है वो भी आपको बताऊंगा, पहले इतना देखिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और पोटेंशियल बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मकता वो बढ़ जाती है, और एनएमपी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास आध्यात्मिक लक्षण होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना अभी। और मैं अगर गलनांक, क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो उसका क्या होता है, वो पहले बढ़ता भी है ऐसे चलने पर और घटता भी है। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करेगा तो मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी समझ लीजिएगा, वो भी बढ़ ही जाता होगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट वो भी इसमें बढ़ जाता है, मतलब पहले बढ़ता है बाद में घटता भी है। इसका ऐसा है कि पहले बढ़ेगा बाद में घट जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, कहाँ से कहाँ तक घटेगा, ये बता दूं। जो हाइड्रोजन में क्या होता है, घट जाता है, और जो शून्य में होते हैं उसमें भी घट जाता है आगे चलने पर। लेकिन जो अगर हम शुरुआत से अगर इधर चलेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, पहले इंक्रीज क्यों करता है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि जब हम लोग ऐसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले इंक्रीज कर जाता है।
लेफ्ट टू राइट चलने पर, मतलब एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो क्या उनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होने लगता है। भाई इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर रिपल करेंगे, उनके बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, वो टूटने लगेंगे। तो इसीलिए पहले बढ़ता है और बाद में घट जाता है। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू हम लोग बॉटम आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है, टॉप टू अगर बॉटम आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इधर देखिए, मेरी बात समझिएगा, इधर क्या होता है, अगर पूछ देता है घनत्व, तो घनत्व अगर इधर चलते हैं घनत्व घट जाता है। अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एलिमेंट्स का जो घनत्व होता है वो घट जाता है। इस पर भी आप फोकस कर लेना। चलिए, अगर इधर बात करें, ऐसे आने पर क्या होती है, जो रेडियस होती है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अब रेडियस इंक्रीज करेगी, अब क्या क्या इंक्रीज करेगा यहाँ पर, वो चीज़ आप देख लीजिएगा, और बाकी उसको जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर रेडियस इंक्रीज करेगी, ठीक है, रिएक्टिविटी यानी प्रतिक्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी ये क्या करती है, ये भी इंक्रीज करती है। इधर रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद आता है विद्युत, वहाँ पर ऋणात्मकता थी, यहाँ पर धनात्मकता है। विद्युत धनात्मकता यहाँ पर इंक्रीज करती है, ठीक है, धनात्मकता यानी धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता क्या करती है, यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद और क्या इंक्रीज करेगा, यहाँ पर अगर इंक्रीज करेगा तो जो घनत्व होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अगर ऐसे आते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पर बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जो धातुएं होती हैं, धातुएं, ठीक है, धातुएं यानी जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है डिक्रीज, ठीक है। धातुओं में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स की अगर बात करूं, नॉन मेटल अगर नॉन मेटल ले लेता हूं मैं, तो उनमें क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनमें इंक्रीज कर जाता है। तो मैंने इसको शॉर्ट में समझा दिया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, भारी भरकम क्वेश्चंस बनते हैं, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं घुमा फिरा कर। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार यहीं से वीडियो को दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है मैंने, समझ गए हो गए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसमें देखिए, मैं इधर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। चलिए आप देखिए, और उसमें देखिए क्या लिखा है कि धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है। क्या इधर से इधर जाने पर धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है? नहीं बढ़ती है, क्योंकि इधर धन विद्युतीय प्रकृति, एक इसका मतलब क्या था, धन विद्युतीय प्रकृति, एक होता है ऋण विद्युतीय प्रकृति, धन विद्युतीय मतलब होता है विद्युत धनात्मकता, और ऋण विद्युतीय प्रकृति मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो धन विद्युतीय प्रकृति उधर बढ़ नहीं रही है, इधर तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही थी, तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर धात्विकता बढ़ती है, तो इधर आध्विकता बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, ये भी गलत हो जाए। तत्वों के ऑक्साइडों के पर क्षारीयता घटती है। अब देखिए, इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, लेकिन क्षारीयता घटती है, ठीक है। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा डी, 8 का डी आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, जो एसिडिटी होती है इधर से इधर जाने पर वो बढ़ जाती है, यानी कि जो ऑक्साइड होते हैं धातुओं के, वो अम्लीय और क्षारीय होते हैं। इस चीज़ को भी आपको बताया होगा। कितना यार पसीना निकल रहा है यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तभी कहता हूँ कि मैं अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें, ठीक है। तो इधर जो अम्लीयता होती है, यानी कि एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी वो भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और जो हमारी बेसिसिटी होती है, यानी बेसिटी, जो बेस से होता है, बेस यानी क्षारीयता, वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। और यहाँ पर इसका जल्द अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद करना। आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा, कुछ 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, यहाँ से शायद आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है? आवर्त सारणी में स्थान क्या है? ये बहुत क्वेश्चंस अच्छा है। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन का होता है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को 7th जो है वर्ग में रखा गया है। तो 7th वर्ग में कौन सा रखा गया, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा बताइए फिर। या तो होगा ए, या तो होगा, पूछ रहा भले आवर्त सारणी में स्थान पूछ रहा है, आवर्त सारणी में स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो या तो इसका आंसर हो जाएगा ए, या तो हो जाएगा बी, या तो हो जाएगा सी। अब पूछ रहा है फिर आवर्त कौन सा है, यानी कि इसको किस आवर्त में रखा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए
तो आपको ये बताना बहुत अच्छा है कि क्लोरीन जो है वो कौन से आवर्त में आता है, इस चीज़ पर आप फोकस करेंगे। तो मैं बता दूं आवर्त संख्या कैसे निकाल देते हैं और हम लोग ये कैसे जान लेते हैं कि किस ग्रुप में रखा गया। तो मैं आपको बता दूं जैसे क्लोरीन 17 है, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 7 आ जाएगा। तो जितने यहाँ पर सेल बनेंगे ना, जितने सेल वही उसकी हो जाएगा आवर्त, यानी कि ये जो सेल बने हैं तो ये आवर्त बन गया, यानी कि जो थर्ड आवर्त में क्लोरीन आता है और एक किस समूह या किस वर्ग में रखा गया है, तो इसका बाहरी कोष में कितने 7 हैं, तो 7th में इसको रखा गया है। आप ऐसे आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा। 3 जिसमें आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, मतलब 3 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आपको और क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, जो इंपॉर्टेंट होगा वही करवाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस करीब बहुत हैं, 50 क्वेश्चंस होंगे, तो उनको क्या करने से फायदा, जो इंपॉर्टेंट है आप उनको कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 कह रहा है कि आवर्त सारणी में सेकेंडरी उवर्ग के तत्व क्या होते हैं। तो सेकेंडरी उवर्ग के तत्व जो होते हैं, मैंने आपको बता दूं कि इधर चलने पर क्या होता है, अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है, और इधर के जो मतलब पहले क्षारीय होते हैं और जितना इधर चलेंगे उनकी क्या होगी, अम्लता बढ़ जाएगी। तो इधर का मतलब जो सेकेंडरी उवर्ग के तत्व हैं वो क्षारीय हैं, उनके ऑक्साइड जो होंगे क्षारीय होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारिकता हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 मिनट और, क्षारिकता तो इसमें दे नहीं रखा, इसमें दे रखा धात्विक। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप ए लिख सकते हैं, प्रबल धात्विक होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो उवर्ग और थर्ड उवर्ग जो तत्व होते हैं बहुत प्रबल धात्विक होते हैं। मतलब धात्विक मतलब होता है बहुत देर धातुएं होती हैं, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि अगर आवर्त सारणी में एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः, क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं कि आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः क्या होता है, क्या होता है, परमाणु के बाहर जो समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, समान संख्या में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समान समस्थानिक होते हैं, समान आणविक आकार होता है। तो ए तो नहीं होगा, लेकिन बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। इधर आपको दिख रहा है, चलो दिख रहा है, मान लीजिए सोडियम भी एक ही ग्रुप में है, पोटेशियम भी एक ही ग्रुप में है और लिथियम भी एक ही ग्रुप में है, ठीक है, यही उसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो लिथियम क्या क्या होगा कि लिथियम के बाह्य कोष में 2 ही है, तो इसमें तो बात ही खत्म, ये तो 2 ही है, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसके सोडियम की बात करूँ तो 2,8,1 बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसके। उसी प्रकार अगर पोटेशियम की बात करूं तो 18 होता है, तो 2,8,8,1 यानी कि ये 19 होता है, ए होता है 11 और ए होता है 3, लिथियम होता है 3, सॉरी 2,1। तो आप ये देखिएगा कि दो सबके जो बाहरी कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन एकदम समान है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, समझ रहे होंगे। ऊपर आपको दिखा नहीं है पर आप मैंने बोला वो आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर में अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिए, 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है वह होगा हैलोजन होगा। बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो 7वें उवर्ग में पहुंच जाएगा, 7वें उवर्ग में हैलोजन ही होते हैं, इसको आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। 13 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व क्या हो जाएगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ये दे रखा है ना 3s2 लास्ट में 3s2 पूछ रहा है कौन सा तत्व हो जाएगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट कर लेते हैं, देखिए ओवरऑल अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 2 2 4 और 6 4 10 और 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन अगर किसी होंगे वो क्या होगा, धातु ही तो होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8,2 जिसके बाह्य कोष में 2 होते हैं वो क्या होता है, धातु होता है, आपको पता हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, धातु होगी। और धातु में कौन सी होगी, क्षारीय मृदा धातु होगी। तो धातु होगी, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा, यानी 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 14। चलिए जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि यार बहुत गर्मी लग रही है। चलिए, जब आवर्त सारणी में हम किसी नीचे की ओर आते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण क्या है, आयनन विभव कम हो जाता है। चलिए आयनन विभव कम हो जाने का रीजन क्या है, आप देखिए ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने क्या बताया, आयनन विभव डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये क्यों हो जाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पहले बात चलो बता देता हूँ यार कि आयनन विभव होता क्या है। आयनन विभव होता है कि किसी भी नाभिक से क्या होता है कि हम लोग मतलब किसी भी परमाणु से बाह्य कोश से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रक्रिया है उसको आयनन विभव कहते हैं,
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतना ज़्यादा आनंद विभव होता है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिएगा। और एफिनिटी क्या होती है, उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन डालने की, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन डालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, एफिनिटी कहते हैं। तो यही इसमें कह रहा है कि मतलब वो घट जाता है, क्यों घट जाता है, नाभिकीय आवेश घट जाता है, विद्युत ऋणात्मक घट जाती है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। तो यही सही राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु आकार घट जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु आकार परमाणु आकार बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे आते हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है और आनंद घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जैसे जैसे हाइड्रोजनों में परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वो कम क्रियाशील होते जाते हैं। एकदम बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। मैंने बताया था परमाणु क्रमांक आप उनका बढ़ाते जाइए, परमाणु त्रिज्या बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा हाइड्रोजनों में, क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था हाइड्रोजन के बारे में, एक बार मैं और लिखे दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। जैसे मैं बोलूँ FCl Br आयोडीन, जितना जितना आप हाइड्रोजन बढ़ाओगे ना, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उतना क्या होगा, उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका आवर्ती वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। आप देख लेना, 16 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु सबसे हल्की धातु कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे भारी धातु होगी, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा वही सबसे हल्की धातु होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। परिवर्ती संयोजकता प्रद दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता कौन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकताएं दिखाते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा, डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। 19 में क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक अधात्विक प्रकृत तत्व है। मैंने क्या बताया, अधात्विकता यानी कि नॉन मेटल जो होता है वो किधर बढ़ता है, इधर बढ़ जाता है। तो इधर देखिए कौन सा एलिमेंट पहुंच रहा है, ऑप्शन चेक करिए एक बार आप इसके। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्या लिखा है, सिलिकॉन, सल्फर और उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन है। तो लास्ट में कौन जा रहा है, क्लोरीन, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्लोरीन, वो तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन के ग्रुप का है, फास्फोरस भी उसी ग्रुप का है। एक मिनट, इसमें आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन फंसने वाला है, तो आप इसको गौर से, आप इसको एक बार गौर से देखिएगा। तो चलिए आप देखिए, सोच कर बताइए। मैंने क्या बताया था, जो इधर जो होती है आध्यात्मिकता बढ़ती है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यार, बहुत गर्मी लग रही है, कि मतलब कह रहा है कि आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व है, यानी कि आध्यात्मिक है, प्राकृतिक एलिमेंट है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो अगर इधर देखें तो इधर तो क्या होता है, आध्यात्मिकता बढ़ती चली जाती है। तो बढ़ती चले जाने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट में कौन पड़ता है, क्लोरीन पड़ता है। तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पे लिखे हैं, पढ़िएगा, मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यार गर्मी है, देखिए क्या हाल हो रहा है मेरा, कितना पसीना टपक रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करवा रहा हूँ तो करवा रहा हूँ। वैसे भी क्लासेज करीब 5-6 दिन नहीं हो पाई, मैं सारी करवा दूंगा, डोंट वरी। मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करें, यही मैं चाहता हूँ बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी कौन हो जाए। विद्युत धनी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता इधर बढ़ती है और विद्युत धनी यानी विद्युत धनात्मकता इधर बढ़ती है। तो इधर किस में आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, हल्की धातु भारी धातु नहीं कर पाऊंगा, कम क्षारीय, सबसे कम क्षारीय, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कम क्षारीय, सबसे कम क्षारीय। इधर क्या होता है, क्षारिकता घटती है और क्षारिकता घटती चली जाएगी, लास्ट में कौन पहुंचेगा, लास्ट में कौन पहुंच जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम में तो नीचे के लिए दे रखे हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्षारिकता बढ़ती है, तो बढ़ती है क्षारिकता, तो बढ़ने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बेरिलियम लगाएंगे, सबसे कम क्षारिकता इधर हो जाएगी, यानी कि 22 का सी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम पहले पड़ जाता है, उधर चलने पर क्षारिकता बढ़ जाएगी, तो पहले बेरिलियम पड़ जाएगा, तो उसकी सबसे कम क्षारिकता होगी, बाकी जितना नीचे आएंगे उतनी तो क्षारिकता बढ़ती चली जाएगी, यानी कि बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 23 कह रहा है कि सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, यानी कि इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ जाती है, तो किसका ऑक्साइड सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, तो फास्फोरस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा P2O3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सभी PK5 ब्लॉक के तत्व दे रखे हैं, और 5 ब्लॉक के तत्व जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता घटती जाएगी, तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी, तो वही सबसे ज़्यादा एसिडिटी एलिमेंट हो जाएगा। संक्रमण तत्व कौन सा है, आप डी ब्लॉक के तत्वों को देख लेना, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। 24 का 25 का सब देखिए, 25 का 25 क्वेश्चन देखिए। 25 का सबसे कम विद्युत ऋणाई तत्व है, विद्युत ऋणात्मकता इधर जाने पर बढ़ती है, और इधर जो होगा उसकी सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता, वही पूछ रहा है कि सबसे कम विद्युत ऋणाई तत्व कौन सा हो जाएगा। तो सबसे कम विद्युत ऋणाई जो तत्व होगा वो हो जाएगा
LiFeAuNa, ठीक है। तो LiFe इसके नीचे आ जाता है। इधर आने पर सबसे आप एक बार मेंडलीव से कोशिश करिए। तो चलिए अब बताइए कौन सा हो जाएगा यार। 25 का डी आंसर राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बताया, इधर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ जाती है, और विद्युत धनात्मकता क्या होती है, घट जाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता अगर हम इधर चल रहे हैं, पूछ रहा है, तो बढ़ेगी, और इधर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। तो इधर आने पर सोडियम नीचे होता है, Li के सोडियम नीचे होता है। आपने देखा Li दे रखा, तो Li है, ये सोडियम है, तो सोडियम है नीचे, तो यही सबसे क्या होगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 देखिए, आवर्त सारणी में समान समूह के तत्वों के परमाणुओं में समान संख्या होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की होती है, वो भी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, बहुत यार गर्मी लग रही है। 27 देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें उन्होंने रखा था परमाणु भारों के आधार पर, और आधुनिक आवर्त सारणी थी उन्होंने परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा था। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हीलियम, क्वेश्चन नंबर 28, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पूछ रहा है क्या। अक्रिय तत्व के बाह्य कोश में 8 होता है, ठीक है, जिसके 8 बाह्य कोश में आ जाए अक्रिय तत्व होता है, और हीलियम में केवल 2 होता है। तो आपके क्वेश्चंस हो गए हैं 28, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 28, ठीक है। 28 का आंसर आएगा बी। 29 देखिए कि ऑक्सीजन तथा सल्फर एक ही समूह में रखने का औचित्य सिद्ध करने वाला गुण कौन सा है। क्यों ऐसा उनको ऑक्सीजन सल्फर को एक ही में रखा गया, क्योंकि उनको बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो समान है, यानी कि 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 30 देख लीजिए, 30 का राइट आंसर, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का कारण क्या है, अभी आपको बताया। जितने भी एलिमेंट्स को एक समूह में बराबर रखा गया, उनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए उनको रखा गया है एक ही वर्ग में। तो बताने की जरूरत नहीं है। 31 देखिए, परमाणु क्रमांक 6 आवर्त सारणी में इसका समूह, परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका मतलब 2,4, यानी कि आवर्त इसका क्या हो जाएगा, दूसरा आवर्त हो जाएगा, ठीक है। आवर्त इसका समूह हो जाएगा दूसरा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर पूछ देता है किसका समूह, तो समूह होगा चौथा समूह में इसको रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, इसको अभी मैंने बताया था। 32 को भी आप छोड़ दीजिए। 33 आप देखिए, आवर्त सारणी में प्रथम तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या देखिए, आवर्त पूछता है तो 2, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है 2, 8, 8, 18, 18, 32। प्रथम आवर्त में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, और सातवां आवर्त क्या है, अभी अधूरा है। फिलहाल देखा जाए तो इसमें भी 18 ही हैं, लेकिन 32 आप काउंट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी अभी 18 ही हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, इनको हम लोग लघु आवर्त कहते हैं, उसके बाद दीर्घ आवर्त कहते हैं, और सातवां आवर्त जो था अधूरा था, लेकिन अब उसको भी पूरा हो गया है। पहले 104 एलिमेंट की खोज हुई थी, अब 118 की हो गई। तो लास्ट जो एलिमेंट खोजा गया है वो शायद हमारे पास अक्रिय एलिमेंट खोजा गया है, जो हमारे पास 118वां है, और 117वां जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। बाकी जितने भी तत्व खोजे गए हैं उसके बीच में वो सभी क्या हैं, वो सभी संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको आते हैं, क्वेश्चन नंबर कराते हैं आपका हम लोग। 32 हो गया, 33 हो गया, 34 आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में साथ हैं। आवर्त सारणी में क्या होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में समान ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों को समानता में होता है। फिर वही बात यार आ गई, समान इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, और क्या, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसको आप 35 का ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, क्योंकि इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ जरूर लिए।